हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप जैसे कि जानते हैं हम आपके वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं अल्कोहल एंड फिनोल। आज हमारा टॉपिक है ईथर। तो आइए देखते हैं ईथर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ईथर की बात आई तो इसकी डेफिनेशन हमें ज़रूर पता होनी चाहिए या सामान्यतः इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार का रासायनिक सूत्र रखता है, केमिकल फार्मूला रखता है। तो सबसे पहली बात कि जो हमारे पास ईथर होता है उसका जो क्रियात्मक समूह है वो ऑक्सीजन है, और यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े मिलेंगे तब हम उसको बोलेंगे ये ईथर है। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप को आप जैसे कि जानते हैं हम एल्किल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन के दोनों तरफ R होनी चाहिए, अर्थात एल्किल ग्रुप होने चाहिए, तब उसको हम ईथर बोलेंगे। हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तब ये ईथर कहलाएगा। ये कंपाउंड हमारे पास ईथर है, इसमें जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है ईथर का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं R भी हमें दिया गया है। R क्या है? R है यहाँ पर एल्किल ग्रुप। तो आप सब जानते होंगे कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप को यदि आप नहीं जानते हैं तो देख लेंगे। हम कभी भी यदि हम एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करने पर जो समूह हमें प्राप्त होता है उसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। और एल्किल ग्रुप जैसा कि आप जानते हैं एल्केन तो हो गया हमारा CnH2n+2। ठीक है, और यदि इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं तब प्राप्त होगा CnH2n+1। तो ये हमारे पास है एल्किल ग्रुप और ये हमारे पास है एल्केन। तो एल्किल ग्रुप कहाँ से आया? एल्केन से आया। तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला लिख देता हूँ जो एल्किल ग्रुप का है। इसी के आधार पर बहुत सारे एल्किल ग्रुप हमारे पास आ जाएंगे। तो देखेंगे CnH2n, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगेगा, CnH2n+1। ये कोई एक हमारे पास जो है एल्किल ग्रुप का सामान्य फॉर्मूला है। इसमें यदि n के इक्वल हम कुछ भी रख दें, n के बराबर 1 2 3 4 5 एंड शोन कुछ भी रख सकते हैं, तब हमारे पास जितने भी ग्रुप प्राप्त होंगे वे सब एल्किल ग्रुप होंगे। जैसे हमारे पास हो सकते हैं CH3 या C2H5 या C3H7, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना इनमें से कोई भी ग्रुप R के स्थान पर हम लिख सकते हैं। अगर हम इन ग्रुप को इसमें रख दें तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखिए यदि मैं यहाँ R के स्थान पर CH3 पुट करता हूँ तब हमें ये प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3। यहाँ पर दो सेम ग्रुप हैं, मेथिल ग्रुप दो हैं, तो इसीलिए इसको सेम ग्रुप है, इसीलिए बोलेंगे डाई मेथिल ईथर। ये क्या है? डाई मेथिल ईथर। यदि मैं बात करूं C2H5O C2H5 की, तो आप सबको ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ दो सेम ग्रुप है एथिल ग्रुप, और यदि दो सेम ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों तरफ पाए जाएंगे तब हम इसको बोलेंगे डाई एथिल। डाई आया दो के लिए, एथिल आया दो कार्बन है C2H5 के लिए एथिल, तो डाई एथिल ईथर, ये इसका नाम हो गया। यदि मैं और ग्रुप की बात करूं तो जैसा कि हमारे पास है, मैं अगर और ईथर लूँ इस बार, तो हमारे पास यहाँ ध्यान देंगे दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं, इधर भी दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं। यदि हों एल्किल ग्रुप ही लेकिन दोनों तरफ डिफरेंट हों, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ C2H5, तब हम क्या करेंगे, तब इसका नाम कैसे देंगे? तो हमें इसको देखना है कि यहाँ एथिल और फिर इधर मैथिल, तो इसको नाम ऐसे ही दे देंगे कि एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। तो ऐसे ईथर्स हमारे पास उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो आइए देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन कैसा है, इसका वर्गीकरण। तो ईथर का वर्गीकरण कई बार पूछ लिया जाता है, एक नंबर में आ जाता है कि ईथर का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको कैसे करना है ध्यान रखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ये ईथर का क्लासिफिकेशन हमने करना है। तो ईथर के क्लासिफिकेशन में दो प्रकार के ईथर हमें फिलहाल यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से ईथर? एक तो हमारे पास है सरल ईथर, दूसरा हमारे पास है मिक्स ईथर। ठीक है, मतलब एक मिश्रित ईथर है, एक सरल ईथर है। तो सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर है, एक सम्मित है और एक असम्मित है। ठीक है, इन्हीं का नाम है। यदि हम बात करते हैं सम्मित की, ठीक, तो सम्मित ईथर कैसे होते हैं? यदि हमारे पास ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं, एक इधर भी CH3 इधर भी CH3, तब हमारे पास जो ईथर होगा वो होगा सम्मित ईथर। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हैं तब ये सम्मित है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सम्मित ईथर।
सममित ईथर, ठीक, या सरल ईथर। तो आपको कॉपी में क्या करना, पहले जो हमने ईथर कराया उसकी डेफिनेशन लिखनी, ईथर के एग्जांपल देने, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर हेडिंग डालनी, उसके बाद हेडिंग डालनी है ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें बताना है कि सममित या सरल ईथर। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देते हैं कि यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक जैसे एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो वो सममित ईथर है। इसका एग्जाम्पल OCH3 हो गया। ये इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं C2H5 OC2H5। यदि मैं दूसरे टाइप की बात करूँ, दूसरा टाइप हमारे पास होता है असममित ईथर, यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, ठीक है, मतलब इधर सेम नहीं है, ये ऑक्सीजन इसके एक तरफ CH3 दूसरी तरफ C2H5, तो ऐसे जो भी ईथर होंगे वे असममित ईथर होंगे या मिक्स ईथर होंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, असममित ईथर। असममित ईथर या मिश्रित ईथर, ठीक है, या मिक्स्ड ईथर बोलेंगे या सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बोलेंगे। ये सिमेट्रिक ईथर, ये एसिमेट्रिक ईथर, तो इनको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं इसके बनाने की विधियाँ। तो हमने हेडिंग डालनी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, अर्थात प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर बनाने की विधियों में सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण हमने पहला पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अल्कोहल लेनी है और उसकी अभिक्रिया करनी है सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करते ही हमें सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त होगा। तो कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया और अल्कोहल में आप सब जानते हैं ROH होता है और हमने इसकी अभिक्रिया करी है सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया की, तब हमें क्या प्राप्त हुआ, हमने यहाँ 2 सोडियम के मॉलिक्यूल लिए, 2 ही लिए अल्कोहल के। जब हमने इन दोनों की अभिक्रिया की तो हमें प्राप्त हुआ सोडियम एल्कोक्साइड अर्थात RONA, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन यहाँ से बाहर, यहाँ से हमें RONA प्राप्त हुआ अर्थात सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त हुआ। इसके नीचे आप नाम लिख सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। इसके बाद में हमने सोडियम एल्कोक्साइड लेना है और एल्किल हैलाइड लेना है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करेंगे तब हमें ईथर प्राप्त होगा। तो यहाँ से लिया गया सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे RONA प्लस किसके साथ अभिक्रिया करनी है, एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला हमारे पास है R', ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, ये R' हमारे पास जो है इसको हम बाहर करेंगे पॉजिटिव में, X पर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ही होगा और ये जो सोडियम इस पर पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन बनेगा। तो ये हमारे पास सोडियम जो मॉलिक्यूल है ये इसके X के साथ, X नेगेटिव के साथ बाहर हो जाएगा और जो R पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के नेगेटिव पर आकर जुड़ जाएगा। तब हमें रिएक्शन के बाद प्राप्त होगा ROR' प्लस NaX, ठीक, ये बाहर हुआ। तो हमें ये जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन के 2 तरफ एल्किल ग्रुप, और यही क्या होता है, ईथर होता है। अगर R इक्वल हैं, दोनों R और R' इक्वल है, तब हमें क्या प्राप्त होगा, सिमेट्रिकल ईथर प्राप्त होगा। यदि दोनों अलग अलग हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तब हमें अनसिमेट्रिकल अर्थात मिक्स्ड ईथर प्राप्त होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं और भी रिएक्शंस कर सकता हूँ। आइए देखते हैं। इस बार हम यहाँ पर मैथिल अल्कोहल लेंगे, मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करेंगे सोडियम के साथ, 2 मॉलिक्यूल सोडियम के, 2 मॉलिक्यूल मैथिल अल्कोहल के। तब यहाँ से हाइड्रोजन के स्थान पर रिप्लेस हो जाएगा सोडियम। तो हमारे पास प्राप्त होगा CH3ONA, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर। तो हमें जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है सोडियम, इसका पूरा नाम बनेगा सोडियम मेथोक्साइड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम मेथोक्साइड। अब इसी मॉलिक्यूल को लेंगे और मैथिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो सोडियम मेथोक्साइड रहते हैं और इसकी अभिक्रिया क्लोरोमेथेन से, क्लोरोमेथेन से अभिक्रिया करते ही यहाँ से इसका Cl इस Na के साथ हो जाएगा बाहर, ठीक है। बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पर CH3OCH3। तब हमें NaCl बाहर कर देना। हमें जो प्राप्त हुआ ये ईथर है, इसमें 2 सेम ग्रुप हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, CH3 इधर भी CH3। तो नाम क्या बना, डाईमेथिल ईथर। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस हो जाएंगी। ये विलियमसन संश्लेषण था, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं बाय सिल्वर ऑक्साइड से, ठीक है।
सिल्वर ऑक्साइड से। तो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O आप जानते हैं, हम इसकी अभिक्रिया करने वाले हैं सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया मेथिल एथिल आयोडाइड से कर लेते हैं। तो हमारे पास एल्किल आयोडाइड से कर लें तो एल्किल आयोडाइड बनेगा Ri, ठीक है। Ri यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड उपस्थित है Ag2O। इन दोनों को जब हीट करेंगे तब हमारे पास क्या होगा कि Ag के दोनों मॉलिक्यूल I के 2 मॉलिक्यूल के साथ क्या बाहर कर देंगे, AgI, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर हो गए हैं। अब इसके बाद बचा क्या, ये ऑक्सीजन इस I का स्थान ग्रहण कर लेगा तो हमारे पास प्राप्त होगा ROR, ठीक। और यही क्या होता है, ईथर होता है। यदि मैं इसकी और रिएक्शंस की बात करूं तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ C2H5I अर्थात एल्किल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल और सिल्वर ऑक्साइड। तो यहाँ सिल्वर ऑक्साइड और एल्किल आयोडाइड लिया है, इन दोनों को क्या करेंगे, हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। गर्म करने पर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा C2H5O C2H5 प्लस AgI। तो हमें जो प्राप्त हुआ है ये ईथर है और इसका नाम है डाई एथिल ईथर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट विधि हम पढ़ेंगे इसकी क्लोरोमेथिल एथिल ईथर से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रिपरेशन इसकी क्या है, बाय क्लोरोमेथिल एथिल ईथर। आइए देखते हैं इससे किस प्रकार से हम इसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हमने तो लेना है क्लोरोमेथिल एथिल ईथर और एक लेना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जैसे कि जानते हैं CH3MgBr और CH3MgBr लिया है, प्लस हमारे पास है यहाँ पर क्लोरोमेथिल एथिल ईथर। इसका अर्थ क्या है, Cl जुड़ा है CH2 से और यहाँ ये ऑक्सीजन के साथ और यहाँ ये C2H5 के साथ। इस प्रकार से हमारे पास ये कंपाउंड मिला है और इस कंपाउंड में यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन करते ही हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो Cl है, इस Cl को बाहर कर देंगे नेगेटिव में, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। जैसे ही हमारे पास ये Mg हमारे पास उपस्थित है, यहाँ पर ये Mg पॉजिटिव में टूटेगा, CH3 पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव। इस Mg पॉजिटिव पर तो Cl नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। CH3 नेगेटिव का इस पॉजिटिव वाले CH2 पर चला जाएगा, तब हमें कंपाउंड प्राप्त होगा। यहाँ पर CH3 ये वाला CH2 पर आया तो CH3 CH2O C2H5, कुछ इस प्रकार से ये कंपाउंड हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। प्लस Mg जो हमारे पास है उसने Br को लिया और यहाँ क्लोरीन को, ठीक है। तो इसका नाम तो हमारे पास हो ही गया है, दोनों सेम ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या करके या C2H5O C2H5, इस प्रकार से इसका नाम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम है। और ये क्या है, ब्रोमोमेथिल क्लोराइड। तो इसका नाम लिख लेंगे ब्रोमोमेथिल क्लोराइड, लिख लेना आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इनके रिएक्शंस कर सकते हैं, इनको बना। नेक्स्ट विधि हम करने वाले हैं बाय अल्कोहल से, ठीक है। तो एक विधि और पढ़ लेते हैं इसकी, बाय अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के द्वारा इसको किस प्रकार से निर्माण करेंगे ये देखते हैं। हमारे पास है ROH प्लस ROH को मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ HOR। ये सेम प्रकार के हमारे पास यहाँ पर उपस्थित हैं अल्कोहल, और एलुमिना की उपस्थिति लेनी, Al2O3 एलुमिना की उपस्थिति। और ये जो हीट करेंगे 240 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे, तब हमें यहाँ से ईथर प्राप्त होगा। तो हमारे पास यहाँ H, यहाँ से OH, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और जो बचेगा वो बनेगा ईथर। तो H2O यहाँ से बाहर हुआ और ROR यहाँ से हमें प्राप्त हुआ, और यही क्या है, यही हमारे पास है ईथर। तो आपको मैं समझता हूँ कि ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर C2H5OH 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी इसको लिख लेते हैं HOC2H5, आसान पड़ेगा बनाने में। एलुमिना की उपस्थिति Al2O3 एलुमिना की उपस्थिति 240 से 260 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और बचेगा ईथर। तो H2O बाहर और C2H5O
C2H5, यहाँ से मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुआ है, तो इसी के अनुसार हम इसका नाम दे देंगे। दो सेम ग्रुप हैं, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी भौतिक गुण। तो बच्चों भौतिक गुणों के बाद हम इसके पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसकी दहन। दहन में होता क्या है, दहन में हम इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, इसको जलाएंगे। देखिए ये कंबल्सन, इसमें नॉर्मली होता क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया जो प्रोडक्ट है वो लेंगे, मतलब ईथर लेंगे। तो हमने ये वाला ईथर ले लिया है C2H5O C2H5, ठीक है। और इसको वायु की प्रेजेंस में हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तब हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और जल के मॉलिक्यूल बाहर होंगे। रिएक्शन तो यही होगी, बस इसको संतुलित करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने यहाँ के अकॉर्डिंग कार्बन सेट कर लेने हैं, जो सबसे अधिक अवस्था में पहले उसको सेट कर लो। तो 2 2 4 5 5 10, और अगर मैं H2O के सामने 5 लगा दूँ तो ये 10 हो जाएंगे। अब हमारे पास H यहाँ 5 और 2 ये, ठीक है। अब एक बार कार्बन और सेट कर लेते हैं, उससे कम हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 CO2 बाहर। तो 4 दूनी 8 और 5 13 ऑक्सीजन हमारे पास हो गई हैं। यदि मैं यहाँ 6 लगा दूँ तो 6 दूनी 12 और 1 13 ऑक्सीजन पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हम करेंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन करते ही तुरंत हमें क्या प्राप्त होता है, जल अपघटन करते ही हमें इसकी अल्कोहल प्राप्त होगी। तो ये देखते हैं किस प्रकार से यहाँ से अल्कोहल हम बनाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसका दूसरा देखेंगे जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। देखिए जल अपघटन में होगा क्या, जब हम यहाँ पर डाईएथिल ईथर लेंगे, मैं सारे रिएक्शंस मैक्सिमम कोशिश करूँगा डाईएथिल ईथर के ऊपर ही लूँ, ठीक है। उसमें मैथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर भी आप ले सकते हैं। जल अपघटन में H2O से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करते समय यहाँ से HOH मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे ये H एक ऑक्सीजन पर, एक OH इस C2H5 पर। ये जो हमारी रिएक्शन होगी इसमें हमने उपस्थिति लेनी है डाइल्यूट H2SO4 की, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति लेनी है। तो हमें यहाँ पर क्या है, एक HO पर अर्थात C2H5 के ऑक्सीजन पर एक H, और दूसरा मॉलिक्यूल सेम इसी प्रकार से प्राप्त होगा, तो ये हमारे पास अल्कोहल प्राप्त होगी। यदि मैं इसी रिएक्शन में बात करूँ CH3O CH3 की, तो यहाँ भी हमें H2O से क्रिया करनी है, जल अपघटन उसी को कहते हैं। डाईएथिल ईथर की डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति लेंगे, और यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल CH3OH के। इस प्रकार से हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें निर्जलीकरण की, जैसा कि आप जानते हैं जल अपघटन में हमने क्या किया, जल से क्रिया की। निर्जलीकरण का अर्थ होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया से जल का बाहर निकलना, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है निर्जलीकरण, तीसरा पॉइंट कौन सी है, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होगा देखेंगे। निर्जलीकरण अभिक्रिया में जल का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो हमारे पास यहाँ उपस्थित है C2H5OH, मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। जल अब इसका क्या करना, निर्जलीकरण करना। तो हमारे पास यहाँ उपस्थिति लेंगे हम एल्यूमिना Al2O3, इसकी उपस्थिति में यहाँ पर रिएक्शन होगी। रिएक्शन में यहाँ से ये दोनों मॉलिक्यूल जो हमारे पास बॉन्ड है ऑक्सीजन के, और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों मिलने के बाद H2O कर देंगे बाहर, और मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपको इस प्रकार से इसको याद कर लेना है, ठीक। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर हमें एल्कीन प्राप्त हुई है और जल बाहर निकल गया है। तो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ें हम। अगर यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण करें तब क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन से इसमें होगा क्या, ये देखते हैं। तो यदि हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से क्रिया करनी है, तो नवजात ऑक्सीजन लेनी है। हमारे पास यहाँ पर है C2H5O, क्या है O, नवजात ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया करेंगे। यहाँ K2Cr2O7 की उपस्थिति रहेगी, K2Cr2O7 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करेंगे, इसको हीट करेंगे, तब यहाँ से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और जल का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाते ही हमारे पास प्राप्त होगा, इसमें से निकल करके क्या प्राप्त होने वाला है ये देखते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होगा, तो CH3CHO हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये है एल्डिहाइड। ठीक, यदि मैं इसका पुनः ऑक्सीडेशन कर दूँ तो ऑक्सीडेशन करते ही क्या होगा, यहाँ उपस्थिति लेंगे K2Cr2O7 की, हीट कर देंगे, तब हमें यहाँ से एसिडिक ग्रुप प्राप्त होगा। तो यहाँ से CH3COOH क्या हुआ है, CHO ग्रुप COOH में चेंज हुआ, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड। इस प्रकार से ये रिएक्शंस हो रही हैं। अभी ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन के बाद हम बात करते हैं इसके रिडक्शन की। तो किस प्रकार से इसका रिडक्शन होता है ये देखते हैं। ठीक है, रिडक्शन देखिए, यहाँ पर हमने फिर से यही ले लेते हैं C2H5O, क्या करना, रिडक्शन करना, हाइड्रोजन से क्रिया। यहाँ भी नवजात हाइड्रोजन लेनी, वहाँ नवजात ऑक्सीजन ली थी। उपस्थिति लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड की और फास्फोरस की, हीट कर देंगे। करने के पश्चात होगा क्या, यहाँ से हम 4 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जिनमें से 2 मॉलिक्यूल, एक H यहाँ एक H यहाँ और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के H2O के ऑक्सीजन के साथ मिलते ही H2O बाहर कर देंगे, C2H5 पर मोलेंगे, तो यहाँ C2H6 बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल बाहर हुए, तो ये प्राप्त हुआ हमारे पास एथेन। तो इसने एथेन बनाया रिडक्शन में। देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन से क्रिया। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया होती है और अपचयन में हाइड्रोजन से क्रिया होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इसकी और भी डेफिनेशन है, आपको पिछली क्लास में हमने क्लियर की थी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं PCl5 की रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखते हैं किस प्रकार से PCl5 से हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। PCl5 से देखिए, हमारे पास है यहाँ पर C2H5O, C2H5, PCl5 से रिएक्शन करते ही हमारे पास PCl5 से इसके 5 मॉलिक्यूल क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के यहाँ से निकलेंगे, 2 क्लोरीन C2H5 से जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। 2 जो हमारे पास क्लोरीन निकली थी वे निकली, उसके बाद फास्फोरस पर पॉजिटिव साइन आया, तो फास्फोरस ने निगेटिव का ऑक्सीजन ग्रहण करके POCl3 बाहर कर दिया। ठीक है, हमें यहाँ से क्लोरो एथीन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। हम यहाँ पे डाईमेथिल ईथर भी ले सकते हैं, उसकी भी ऐसी रिएक्शन करके क्लोरोमेथिन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमने एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करानी है। तो देखते हैं एसिटिल क्लोराइड से। देखिए, एसिटिल क्लोराइड होता क्या है। एसिटिल क्लोराइड हमारे पास है CH3COCl। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं हम, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कर देते हैं C2H5O C2H5 के साथ, C2H5O C2H5 के साथ। यहाँ इनकी रिएक्शन होते ही होगा क्या, यहाँ से Cl एक C2H5 के साथ बॉन्ड तोड़ेगा तो C2H5Cl बना देगा, अर्थात क्लोरो एथेन बना देगा। यहाँ से COO इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये वाला कंपाउंड यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, तब हमें प्राप्त होगा CH3COO C2H5। इसका अर्थ है जब कभी भी हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप हों और किसके दोनों तरफ हो, COO के दोनों ओर एल्किल ग्रुप हों, किस प्रकार से, ऐसे, तब हमें क्या प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। तो हमें ये एस्टर प्राप्त हुआ। इस एस्टर का नाम क्या है, इस एस्टर का नाम है एथिल मैथिल ईथर, एस्टर। इस प्रकार से यहाँ ये प्राप्त होगा। और यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, ये पॉजिटिव का साइन यहाँ पर नहीं लगाया था, तो ध्यान रखेंगे। इसका नाम है यहाँ पर क्लोरो एथेन।
इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शंस होंगी। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन में हमने करना है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, C2H5O C2H5 की अभिक्रिया करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से इसमें डायरेक्टली एडिशनल कंपाउंड के रूप में अंदर चली जाएगी, लेकिन यहाँ उपस्थिति हमको लेनी होगी किसकी वाला, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। बोरोन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति लेंगे, 500 ATM दाब लेंगे और 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे, तब हमें एडिशनल कंपाउंड की भांति प्राप्त होगा C2H5। क्या प्राप्त होगा, C2H5 COO C2H5। ये क्या है, एस्टर है, इसको बोलेंगे डाई एथिल एस्टर, ठीक, डाई एथिल एस्टर। नेक्स्ट यहीं से एक रिएक्शन और करते हैं। इस रिएक्शन में दो पार्ट इसके हो सकते हैं। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम इस रिएक्शन में करने वाले हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो हाइड्रोजन आयोडाइड से किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे आइए देखते हैं। हमारे पास C2H5O C2H5 उपस्थित है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से। यदि हम हाइड्रोजन आयोडाइड से इसकी रिएक्शन करें और इसको ठंडा करें, कूल करें, तब हमें एक H एक ऑक्सीजन पर, एक I इस C2H5 पर, तो हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, C2H5OH एंड C2H5I। ठीक है, इन दोनों के आप नाम जानते हैं, एथिल अल्कोहल वो एथिल आयोडाइड। यदि मैं यहीं पर दूसरी रिएक्शन लूँ इसमें, और इस रिएक्शन में मैं C2H5O C2H5 लेते हैं और यहाँ दो हाइड्रोजन आयोडाइड लें, ठीक है, और दो हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं, इसको हीट कर दें, गर्म कर दें, तब हमारे पास दो आयोडीन जो हैं ये C2H5 के पास जाएंगे और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। तो C2H5 के पास पहुंचा आयोडाइड, तो C2H5I बना, दो मॉलिक्यूल और H2O। तो हमारे पास जो यहाँ से ये प्राप्त हुआ है ये क्या है, एथिल आयोडाइड। इस प्रकार से हमें ये रिएक्शंस प्राप्त हो रही हैं। और अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की। तो आपको इसके उपयोग देख लेना है किस प्रकार से करेंगे, ये देखते हैं इसके उपयोग।